प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मास्टर वीरा पर। आज हम सामान्य ज्ञान के लगभग 30-35 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका आप सभी ध्यानपूर्वक से अध्ययन करिएगा और निश्चित है कि आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछा जाएगा। इससे अवश्य ही प्रश्न बनेंगे, खासकर यूपी पुलिस से। तो पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका आप सभी को पता ही होगा, न्यूटन ने। ठीक, आशा करते हैं आप सभी को विजिबिलिटी क्लियर होगी। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय पूछा गया, न कि प्रथम व्यक्ति। प्रथम भारतीय में आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो आप सभी सुने होंगे और जानकारी भी होगी कि द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे। ठीक, कौरव और पांडवों को जब शिक्षा दिए तो उन्हीं के नाम पर सर्वश्रेष्ठ गुरु हुए द्रोणाचार्य, और उन्हीं के नाम पर दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ गुरु या फिर सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक या फिर एक बेस्ट कोच को दिया जाता है ये अवार्ड। ठीक, आज के समय में बोले तो बेस्ट कोच को दिया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, खजुराहो स्थित है, यानी खजुराहो कहाँ स्थित है? ठीक, खजुराहो कहाँ स्थित है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, ये जैन और बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए, आप सभी सुने ही होंगे एनडीए के बारे में, जो कि साल भर में 2 एग्जाम कराती है। ठीक, इसका हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है, यानी ये एकेडमी कहाँ स्थित है? ठीक, ये देहरादून में स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण में कौन थे? तो आप बताएंगे कि ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और इन्हीं के नाम पर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक, कौन किया था रामकृष्ण मिशन की स्थापना? स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। आगे आते हैं, भारतीय मानक समय आधारित है, यानी भारतीय मानक समय जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस पर आधारित है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ध्यान रखिएगा, पूर्वी देशांतर है ये। ठीक, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, यानी भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है? तो ये सबसे पूर्वी भाग में आ जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, कौन सा प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे सबसे पूर्वी भारत में स्थित है। आगे चलते हैं। कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार स्थित है? यानी सही से इस प्रश्न का देखा जाए तो ये है कि भारत और किस देश के बीच में नाथुला दर्रा है? ठीक, यानी नाथुला दर्रा किसको किसको जोड़ता है? ठीक, जैसे नाथुला दर्रा हो गया तो ये किसको किसको जोड़ेगा? ठीक, ये नाथुला दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है, यानी भारत के उस पार, यानी भारत के उस पार चीन है, सॉरी, नाथुला दर्रा के उस पार चीन है और इस पार हमारा देश भारत है। आगे चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी? यानी हमारा जो वायुमंडल दिखता है उसमें सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? यानी हमारे पृथ्वी की सतह के पास सबसे सबसे करीबी जो परत होती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ठीक, इसी में मौसमी घटनाएं भी होती हैं, इसी में पक्षी विचरण करते हैं, इसी में हम सामान्य भाषा में
कुछ भी जो पतंग वगैरह उड़ाते हैं तो ये क्षोभ मंडल में ही उड़ाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना में विजयंत क्या चीज़ है? विजयंत नाम है, ये क्या चीज़ है? जिसे आपने सुना होगा कि INS ध्रुव जहाज, उसी तरह से सेना में विजयंत क्या चीज़ है? विजयंत एक टैंक है। विजयंत एक लड़ाकू टैंक है। ठीक, आगे चलते हैं। चीनी यात्री फाहियान, आपने नाम जरूर सुना होगा। चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? ठीक, भारत तो आया, लेकिन किसके समय में आया था? तो ये आया था विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जब हुए थे तो इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया। ठीक, और अगला प्रश्न ये फिल्म जगत से है। यहाँ पर सिनेमा कलाकार होना चाहिए। 1 मिनट, हम इसको सही करते हैं। ये सिनेमा हो गया। ठीक, यानी भारतीय जगत में सिनेमा कलाकार पृथ्वीराज कपूर और, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं, राज कपूर। पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर का संबंध क्या है? पृथ्वीराज कपूर राज कपूर के पिताजी हैं और राज कपूर पृथ्वीराज के बेटे हैं। ठीक, आगे चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? यानी किस राज्य में सर्वाधिक चाय उत्पादित होती है? तो ये हमारा प्रसिद्ध राज्य है असम। असम की चाय सर्वाधिक उत्पन्न होती है। असम में सबसे अधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। आगे या चलते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पन्न होते हैं? सर्वाधिक चावल उत्पन्न होते हैं। चावल के लिए कौन सा राज्य जाना जाता है? चावल के लिए पश्चिम बंगाल फेमस है। ठीक, पश्चिम बंगाल चावल के लिए अधिक क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि चावल का उत्पादन यानी धान का उत्पादन सबसे अधिक कछारी क्षेत्र में होता है और उस हिसाब से देखा जाए पश्चिम बंगाल हमारे समुद्र के किनारे है और कछारी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। जंतर मंतर ये एक स्मारक है। ये जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? ठीक, ये दिल्ली में स्थित है। ठीक, दिल्ली में स्थित है जंतर मंतर। आगे चलते हैं। किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? दार्जिलिंग किस लिए जाना जाता है? आप सभी बताएंगे दार्जिलिंग की चाय फेमस है। दार्जिलिंग की चाय को GI टैग मिला। ठीक, ये दार्जिलिंग किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है। ठीक, पश्चिम बंगाल में की दार्जिलिंग चाय को ही GI टैग मिला है। सबसे पहला GI टैग इसी को मिला है। आगे चलते हैं। तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? यानी तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। आंध्र प्रदेश में जितने भी ऑफिशियल काम किए जाते हैं वो तेलुगु भाषा में किए जाते हैं। राजभाषा का तात्पर्य ही होता है कि जितने भी ऑफिशियल काम किए जाएं, जितने भी औपचारिक काम किए जाएं वो उसी राजभाषा में किए जाएं, उसी भाषा में किए जाए, उसी को राजभाषा कहते हैं। ठीक, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ध्यान रखिएगा, प्रत्येक टीम में पूछा, ये नहीं पूछा कि ऑल ओवर कितने खिलाड़ी होते हैं। 2 टीमें होती हैं, उसमें से प्रत्येक टीम में पूछा है। ठीक है, दोनों टीमों में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11 होते हैं और टोटल दोनों तरफ मिलाकर 22 होते हैं। ठीक, 11 जब डबल करेंगे 22 हो जाता है। बांग्लादेश की मुद्रा करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए पड़ोसी देशों से करंट अफेयर्स हो गया, GS हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, अवश्य पूछा जाता है। और ख़ासकर पड़ोसी देशों से राजधानी, मुद्रा और कुछ वहाँ की फेमस चीज़ें ही पूछी जाती हैं। ठीक, उस हिसाब से पूछा गया है कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, करेंसी क्या है? टका। ठीक, अगर राजधानी पूछे तो आप क्या बताएंगे? राजधानी क्या है? ढाका। ठीक, ढाका। ठीक, राजधानी ढाका।
मुद्रा टका। ठीक। आगे चलते हैं। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? सभ्यता पूछा है। ठीक। सिविलाइजेशन पूछा है। जैसे हमारे इंडियन सिविलाइजेशन यानी सिंधु सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, उसी तरीके से नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता उपजी थी या कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक। आगे चलते हैं। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के सबसे प्रसिद्ध हैं। इन्हीं के नाम पर बौद्ध धर्म पड़ा है, इसलिए इनसे प्रश्न जरूर बनता है। हर एक कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में आप जाएंगे तो एक या दो प्रश्न इनसे जरूर संबंधित होगा। ठीक। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। ठीक। गया यानी बिहार, गया बिहार के। ठीक। बिहार के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वहीं पर बोधि वृक्ष यानी एक वृक्ष था, फल्गु नदी के किनारे वृक्ष था पीपल का, जिसको आज बोधि वृक्ष बोला जाता है। उसी वृक्ष के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक। इसलिए वहाँ का क्षेत्र को बोध गया भी कहा जाता है। गया को बोध गया भी कहा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? शकुंतला पूछ लिया जाए या फिर पूछा जाए अभिज्ञान शाकुंतलम, ध्यान रखिएगा दोनों का तात्पर्य एक ही है। शकुंतला पूछा जाए या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जाए तो उसके लेखक कौन थे? महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास के कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया, कुमार संभवम हो गया, मेघदूतम हो गया। ये तीन रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, जो लगभग हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। अगर महाकवि कालिदास का नाम आता है तो इनकी तीन रचनाएं सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। अगला प्रश्न आता है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? आप सभी ने सुना ही होगा ज्वार और भाटा। ज्वार जब आता है तो सबसे ऊंचा कब होगा? ऊंचा कब होता है, सबसे ऊपर कब जाता है? तो जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक ही ओर हो, यानी तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित हो, तो वहाँ पर ज्वार की सबसे अधिक, एक सेकंड, ज्वार सबसे ऊंचा उठेगा। ठीक। जैसे कि ये एक रेखा हो गई, इसी में इधर चंद्रमा हो गए, इधर पृथ्वी हो गए, इधर सूर्य हो गए। जब तीनों एक ही रेखा में रहेंगे तभी ज्वार की ऊंचाई सर्वाधिक होती है। ठीक। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश आता है। वृहद प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ और राज्य होते हैं जो प्रायद्वीपीय पठार में नहीं आते हैं, तो इसमें उत्तर में मध्य प्रदेश दिया है। ठीक। आपके ऑप्शन के अनुसार डिपेंड करेगा। खैबर दर्रा, दर्रे से भी प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। खैबर दर्रा कहाँ पर है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाता है। कौन? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा के इस पार अफगानिस्तान है और उस पार पाकिस्तान है, बीच में खैबर दर्रा। ये खैबर दर्रा किसको कहते हैं आप जानते ही होंगे, फिर भी हम एक बार बता देते हैं कि जो दो पर्वतों के बीच का जो सकरा मार्ग होता है, जैसे ये पर्वत हो गई और ये पर्वत हो गई, इनके बीच का जो पतला सा मार्ग होता है, इसी को दर्रा बोलते हैं। ठीक। यानी एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ पाकिस्तान है, बीच में ये जो दर्रा है इसको हम खैबर दर्रा बोलते हैं। आगे चलते हैं। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती, ये भी ये प्रश्न आपके विकल्प पर डिपेंड है। यमुना सबसे प्रसिद्ध नदी है जो कि प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। आगे चलते हैं। यमुना यमुनोत्री से निकलती है। कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? ये भी ये विकल्प ऊपर डिपेंड करेगा।
बहुत से शहर ऐसे हैं जो गंगा के किनारे तब बसे हुए हैं, जैसे हमारा प्रयागराज हो गया, काशी हो गई गंगा के किनारे बसी हुई है। इसी प्रकार फेमस शहर है कानपुर, कानपुर भी गंगा के किनारे बसा हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है? आप धर्मनिरपेक्ष बोल देते हैं कि हमारा भारत, हमारा महान भारत धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? इसका साधारण सा तात्पर्य यही है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। धर्म तो बहुत सारे हैं भारत में, लेकिन ऑफिशियल धर्म नहीं होगा। यानी भारत सरकार द्वारा कोई धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों का समान आदर होगा, सभी धर्म बराबर सम्मान पाएंगे, लेकिन कोई भी धर्म ऑफिशियल नहीं होगा, अर्थात कोई भी धर्म राज्य स्तर पर नहीं होगा। उसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। राजमार्ग नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे क्या जोड़ता है? व्यापारिक केंद्र और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। यानी जो व्यापारिक, जहाँ पर व्यापार सबसे अधिक किए जाते हैं उसे व्यापारिक केंद्र बोलते हैं, और राज्य की राजधानियों से जोड़ते हैं। राज्य के शहरों से भी कहीं कहीं जुड़ता है, लेकिन जो राज्य की मुख्य मुख्य राजधानी होती है या फिर फेमस सिटीज़ होते हैं, उन्हीं के द्वारा नेशनल हाईवे जुड़ता है। ठीक, अगला प्रश्न है, कौन सा शहर अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है? यानी अंगूरों का पैदावार किस शहर में सर्वाधिक होता है? तो आप सभी जानते होंगे, नासिक को अंगूर शहर कहा जाता है। नासिक को अंगूरों का शहर कहा जाता है। आगे आता है कोयना बांध। बांध से भी प्रश्न बनते हैं। हम ऐसे प्रकार से जो सीरीज चल रही है, इसी में हम आगे अलग अलग टॉपिक लाएंगे। जैसे कभी कभी दर्रा ला दिए, दर्रा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको एक साथ लेकर आ जाएंगे, और कभी बांध से संबंधित प्रश्न ला देंगे, कभी नदियों से संबंधित प्रश्न ला देंगे। इसी प्रकार आप सभी का प्रेम और स्नेह बना रहेगा तो हम ये प्रयास करते रहेंगे कि आपको कहीं से भी कोई भी दिक्कत ना हो, और हर प्रकार से आपके कंपटीशन में यथासंभव हम लोग साथ दे सके। ठीक, प्रश्न है कि कोयना बांध कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। अगला प्रश्न है, खरीफ की फसल काटी जाती है, यानी कब काटी जाती है? खरीफ में फसल जैसे गेहूँ, चना, मटर, ये सब आते हैं खरीफ की फसल में। ठीक, तो ये कब काटी जाती है? जैसे नवंबर लगता है तो नवंबर में खरीफ, 1 मिनट, सॉरी हमने गलती कर दिया, हमने रबी की फसलें बता दिया, ध्यान नहीं दिया। 1 मिनट, खरीफ की फसल में जैसे चावल वगैरह हो गए, चावल वगैरह जब नवंबर में कटता है, चावल हो गए, और बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सब खरीफ की फसल में आते हैं। ठीक, तो ये नवंबर में कटती हैं। ठीक, आज हम इतना ही प्रश्न लेकर आए थे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ज़रूर मिलते हैं। जय हिंद।